हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत आने वाली कुछ ऐसी शब्दावलियों का जो कि अक्सर हमें समझने में परेशानी होती है, और ख़ासकर जो अभी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी करना शुरू किए हैं उन स्टूडेंट के लिए ये तो खासी दिक्कत वाली बात हो जाती है इन शब्दों के अर्थ को समझना। हालांकि कुछ ऐसे भी एस्पायरेंट्स हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन शब्दों से उनका पाला नहीं पड़ा हो, शायद ऐसा भी हो सकता है, टकराव ना हुआ हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, तो फिर प्रश्न जो है उसका जो आंसर देना कठिन हो जाता है, उस प्रश्न का आंसर देना कठिन हो जाता है। तो हमको लगा कि ये ऐसे कुछ शब्द, और ख़ासकर चाहे वो पॉलिटी के हों या विश्व भूगोल के हों, पॉलिटी में भी ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनको समझना बड़ा टफ लगता है कि यार इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो पहली बार हमने सुना है। ऐसे ही भूगोल में भी होता है। हालांकि जब इसके अर्थ को हम समझते हैं तो बहुत ही सिंपल लगता है कि यार इसको तो हमने देखा है। जैसे अगर यहाँ पर जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिन भू आकृतियों की बात करने वाले हैं, ये हो सकता है आपने इनको देखा हो लेकिन इनको नाम से न जानते हो। अपने जो आपके स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा के आधार पर आपने उसका कुछ नाम दिया हो, बट भूगोल में जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उन आकृतियों के बारे में वो शायद आपको ना पता हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार तो डायरेक्टली प्रश्न कर लिया जाता है यहाँ से, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें न्यू बनाना है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए 6 से लेकर के 12 तक। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो एनसीईआरटी है कक्षा 6 से 12 तक की लेकर के, वहाँ आपको विधिवत एक एक छोटे छोटे शब्दों के बारे में, छोटी छोटी संरचनाओं के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो होता क्या है एनसीईआरटी पढ़ने से कि आप चीज़ों को शुरुआत से समझते हैं, एक आपका न्यू बनती है, एक आधार मजबूत होता है। तो जब न्यू मजबूत होगी तो उस पर कैसी भी दीवार आप चला दीजिए, फिर वो क्या है, मजबूती अगर नीचे है, न्यू मजबूत है, तो आपको ऊपर दीवार बनाने में कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए जो यूपीएससी यूपीपीसीएस से संबंधित जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनकी जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो। और बाकी कुछ लोग जो छोटी परीक्षाएं हैं उनमें तो रट्टा मार कर ये काम एक बार चल जाता है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं के लिए हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हालांकि किसी चीज़ को समझ करके पढ़ना, ये चाहे छोटे एग्ज़ाम हो चाहे बड़े एग्ज़ाम हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, चीज़ों को समझ करके ही पढ़ना चाहिए। तो आज हम ऐसे विश्व भूगोल से के अंतर्गत आने वाली कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ कई बार हमें नहीं पता होता है, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो भौतिक भूगोल की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, और भू आकृतियों तथा उनका विकास कैसे होता है, जो भू आकृतियाँ हैं जो बनती हैं उनका कैसे विकास होता है, क्या इसके रीज़न होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुल मिलाकर के 13 पॉइंट लिए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। घाटी, गार्ड्स, कैनियन, वी आकार की घाटी, जल गर्तिका, अवनमित कुंड, जलोढ़ पंख, जल वितरिकाएँ, प्राकृतिक तटबंध, विसर्पी रोधिका, नदी विसर्प, गोखुर झील और कंदराएं। तो ये शब्द पढ़ने से आपको लगता होगा कि यार क्या होगा, लेकिन जब इसको हम चित्र, और मैंने कोशिश ये की है कि मैं चाहता तो आपको इनकी परिभाषा लिख करके बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इनके चित्र बना करके अगर आपको समझाया जाए तो बहुत ही सरलता से आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि जब आप इस प्रकार की भू आकृतियों को पढ़ते हैं तो 2 शब्द आपके बार बार आपके सामने आते हैं। एक शब्द होता है अपर्दन और दूसरा होता है निक्षेपण। कई बार पढ़ने में आप जब किताब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते तो जाते हैं लेकिन उन शब्दों का अर्थ नहीं पता रहता। अपर्दन को अंग्रेजी में इरोजन बोलते हैं, और अगर हम बात करें निक्षेपण की तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं। अब इन दोनों, अब ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विलोम भी कह सकते हैं। अगर हिंदी में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपर्दन का विलोम क्या होगा, तो अपर्दन का विलोम होगा निक्षेपण। अब समझते हैं इनके अर्थ को, एक एक के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम अपर्दन की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये भी बता देना चाहता हूँ कि अपर्दन हो या निक्षेपण हो, ये दोनों प्रकार की जो भू आकृतियों का निर्माण होता है उसके पीछे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो वायु के द्वारा हो सकता है या दूसरा जल के द्वारा हो सकता है। तो धरती पर पाए जाने वाली ऐसी तमाम प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं उनका निर्माण
या तो वायु के द्वारा होता है या जल के द्वारा होता है। अगर हम जल की बात करें तो जल में जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, नदियों में जो लहरें आती हैं, नदी का जो बहाव है, उसकी जो ढाल है, उसकी तीव्र और मंद जो चाल है, ये सारी चीज़ें जो है प्रभाव डालती हैं इन भू आकृतियों के निर्माण में। जैसे आपने बालू डिब्बा पढ़ा होगा, जो खासकर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रेत के जो टीले हैं, अक्सर आप देखिएगा कि अगर आप सुबह गए हैं तो रेत का एक टिब्बा, एक टीला आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर दोपहर के बाद फिर शाम तक जाएंगे तो वो टीला वहाँ से हट करके कहीं दूसरी जगह नज़र आता है। ये कैसे हुआ? ये वायु के द्वारा हुआ। तो वायु के द्वारा अपर्दन भी होता है और वही अपर्दन कहीं ना कहीं दूसरी जगह निक्षेपण की तरह हमें दिखाई देता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपर्दन का पूरक क्या होता है? निक्षेपण। अगर कोई चीज़ कहीं से कम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, तो जहाँ से वो अपर्दित होती है, जहाँ से वो कटती है, हटाई जाती है, वो अपर्दन हो गया। और वो चीज़ जहाँ पर रखी जाती है, पहुँचती है, उस स्थल को हम, वहाँ पर हम उस क्रिया को हम निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में तो जरूर आया होगा। तो यहाँ पर जो आपको भू आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, इन भू आकृतियों में दो ही रीज़न है। एक तो या तो अपर्दन की वजह से वो आकृति बन रही होगी, या तो दूसरा कारण होगा कि वो निक्षेपण की वजह से आकृति बन रही होगी। कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि जो प्राकृतिक तटबंध है या जो डेल्टा है, ये किसका उदाहरण है? निक्षेपण का उदाहरण है या अपर्दन का उदाहरण है? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घाटी की। घाटी क्या होते हैं? दोस्तों, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो सदाबहार नदियाँ होती हैं, और सदाबहार नदियों का मतलब है जो 12 महीने जिनमें जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, और ऐसी नदियों के उद्गम जो है, इनका उद्गम हिमानियों से होता है, ठीक है, जिन्हें हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो हिमानियों से जब होता है तो वहाँ पर ये नदियाँ इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, बहुत ही क्षुद्र होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और कई सारी इनकी शाखाएं होती हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, शायद बुक्स में भी नहीं दिया होगा या आपको किसी ने समझाया भी नहीं होगा। जब नदियाँ शुरू में इनका उद्गम होता है तो अचानक से नहीं आती है, ऐसी कई छोटी छोटी नालियों जैसी संरचनाओं से बर्फ पिघल करके आती है, और ये पहाड़ों में, ये क्रियाएं कहाँ पर होती है? पहाड़ों में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्षुद्र नलिकाएं। यहाँ ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल करके नालियों से, नाली नुमा संरचना से पिघल करके आती है, और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी फिर इस तरीके का चौड़ाई का आकार ले लेती है, और लास्ट में जहाँ पर फिर ये पहुँचती है तो फिर ये नदी जो है जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो नदी का स्वरूप ये हमें देखने को मिलता है कि शुरू में जैसे वो चली थी, लास्ट में भी उसका स्वरूप वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल क्रिया है, ये हर जगह पर आपको दिखाई दे सकती है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं मैं तो शायद आपको हंसी भी आ जाए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हरकतें आपने देखा होगा कि वो कैसे कैसे उसकी क्या हरकतें होती हैं, और इसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, तो फिर वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जैसे जैसे एक समय बाद जब उम्र ढलना शुरू होती है, कम अर्थात जब वृद्धावस्था आती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अब जो है वही बचपने वाली चीज़ें दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार नदियों के साथ में भी है। नदियाँ पहले कई शाखाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में आती हैं, फिर मैदानी क्षेत्रों में एक साथ मिल करके वो अपने जो है एक बड़ी जलधारा के रूप में आगे बढ़ती हैं, और जब मंद ढाल हो जाता है, अर्थात जहाँ पर वो समुद्र में मिलने वाली रहती है, वहाँ भी फिर वो कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे घाटी की। तो जब ये क्षुद्र रूप में जब पहाड़ों से निकलती हैं तो कई बार क्या होता है कि अपने रास्ते पर आने वाले जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, उनमें ये अपर्दन करती हैं। और ये अपर्दन क्यों होता है? क्योंकि जब पहाड़ से ढाल से नीचे की तरफ नदी जाएगी तो उसका वेग अधिक होता है, तो उसके वेग, उसके सामने, नदी के वेग में नदी के सामने आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? कटती हैं, उनमें अपर्दन होता है क्योंकि वेग ज़्यादा होता है। अगर आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए होंगे, ठीक है, जो ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जैसे अगर कुल्लू मनाली, हिमाचल या उत्तराखंड, ऐसी जगहों पर अगर आप गए होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
तो आपने वहाँ जो नदियों को देखा होगा तो नदियाँ बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन गहरी भी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार है, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस पर चल नहीं सकते हैं, आपको गिरा देंगे, इतनी स्पीड होती है। तो सोचिए उनके साथ में उनके सामने आने वाली जो भी संरचनाएं हैं उनको वो काट देती हैं। और अगर अपरदन की बात करें तो ऐसी बहुत सारी पूर्ववर्ती नदियां हैं, जैसे कि अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, हम सतलज की बात करें, हम सिंधु की बात करें, तो ये अपने चूँकि ये हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले से बह रही थी और हिमालय धीरे धीरे बाद में इसका विकास हुआ है, तो ये क्या कि इन्होंने अपनी दिशा को बदला नहीं, बल्कि उसी दिशा से बहती रहीं और हिमालय को धीरे धीरे अपरदित करती रहीं, और जैसे वो पहले बहती थी आज भी वैसे ही बहती हैं। तो जहाँ पर ये अपर्दन करती हैं वहाँ पर क्या होता है, एक नाली नुमा संरचना जो है बनती चली जाती है और गड्ढा होता चला जाता है। जैसे अगर हिमालय की बात करें तो जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय का विकास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये नदी एक पहले से यहाँ बह रही थी, अब ये नदी बह रही लगातार और हिमालय आसपास के किनारों में जो है दोनों तरफ जो है इसकी ऊंचाई तो बढ़ रही है, विकास हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हिमालय एक वलित पर्वत है, ये वलन की वजह से बना है। और हमारा जो देश है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व की तरफ हो रहा है और जो है ये यूरेशियन प्लेट पर इसका इंडियन प्लेट का टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो है इस पे वलन पड़ रहे हैं। टेथिस सागर था पहले, उस पर जो है जमा हुआ बहुत सारा जो है मलबा जमा हुआ, वो चट्टान बन गया और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ वलन की वजह से। तो यहाँ की जो नदियाँ थी इन्होंने क्या किया, इसको काटना शुरू कर दिया, ये लगातार काटती रही, तो यहाँ नाली नुमा संरचना ये धीरे धीरे बनती चली जा रही है, ठीक है। अब बात यही आती है कि इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं इन्हीं को हम घाटी कहते हैं, और घाटी के कई रूप भी होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जो है सीधी या खड़े ढाल वाली घाटियाँ बनती हैं, उनको हम आई आकार की घाटी बोलते हैं, जो एकदम खड़ी बनती हैं। कुछ ऐसी घाटियों का निर्माण होता है जो वी आकार का शेप लेती हैं, ठीक है, वो वी आकार की बनती हैं। कुछ ऐसी नदी घाटियाँ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कई किलोमीटर गहरी हो जाती हैं, उनको कैनियन बोलते हैं। जैसे कोलोराडो नदी जो है उत्तरी अमेरिका में, तो वो कोलोराडो नदी का जो घाटी है वो सबसे गहरी जो है बनती है, सबसे गहरा गार्ज है जिसे हम कैनियन कहते हैं। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये संरचना देख रहे होंगे, दोनों तरफ जो है ये चट्टानें हैं, कठोर चट्टान है, और यहाँ जो है नदी ने इसको क्या किया है, अपर्दित किया है। तो याद रखिए जो घाटियाँ बनती हैं वो घाटियाँ अपर्दन क्रिया का परिणाम होती हैं। तो नदी यहाँ पर काटती चली जा रही धीरे धीरे, और ये जो है ये पर्वत जो हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे नदी अपर्दित करती है वो जैसे वैसे जो है ये इस घाटी की जो ऊंचाई गहराई है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जब ऐसी बने, याद रखिएगा ये घाटी है, और जब इस तरीके की संरचना बने तो उसे हम गार्ज कहते हैं, ठीक है। जब खड़े ढाल वाली कोई घाटी का निर्माण होता है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। और अगर इसका उदाहरण लें तो हमारे देश में जैसे सिंधु गार्ज है, बहुत ही गहरा है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है पीओके वाला, जहाँ पर सिंधु नदी जहाँ से फिर वो गार्ज बना करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो सिंधु गार्ज बनाती है। इधर अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो दिबांग का नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पहले वो एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो गार्ज। वैसे ही आपने सतलज के बारे में पढ़ा होगा, सिपकीला दर्रा जो है वो गार्ज ही है एक प्रकार का, उसका निर्माण सतलज करती है। अब बात ये आती है कि फिर गार्ज और कैनियन में अंतर क्या है। देखिए कैनियन भी एक प्रकार की घाटी है और गार्ज भी एक प्रकार की घाटी है। दोनों में फ़र्क ये है कि गार्ज जो हैं वो इस तरीके से खड़े ढाल वाले बनते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों तरफ कठोर चट्टानें होती हैं, तो कठोर चट्टानें जो हैं वो बराबर कटती हैं, इसलिए यहाँ पर गार्ज का निर्माण होता है, ठीक है। और जब हम कैनियन की बात करेंगे तो कैनियन जो है वी आकार, देखिए यहाँ पर वी आकार लग रहा है ना, ये वी आकार की यहाँ पर घाटी बनती है। इसका रीज़न ये होता है कि ये अवसादी चट्टानों में बनते हैं। याद रखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कैनियन जो है अवसादी चट्टानों में बनते हैं, गार्ज जो है वो कठोर चट्टानों में बनते हैं। अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है और यही एक वजह है कि यहाँ पर जो है ये अपर्दन अधिक हो जाता है ऊपरी क्षेत्र में, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कठोर चट्टान मिलती जाएंगी, तो नीचे की तरफ जो है कम कटाव होता है बल्कि ऊपरी हिस्से में ज़्यादा कटाव होता है, इस वजह से क्योंकि अवसादी चट्टान यहाँ पर होती है, ठीक है। तो
यहाँ पर वी आकार जैसी संरचना बन जाती है जिसे हम कैनियन कहते हैं। और कैनियन का उदाहरण मैंने आपको बताया। और कैनियन होता क्या है, इसी गार्ज का ज़्यादा गहरा रूप, ज़्यादा बड़ा रूप, और जो वी शेप में बन जाता है उसे हम कैनियन कहते हैं। उदाहरण मैंने कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया कैनियन का दिया आपको, ठीक है। तो आई होप ये दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। घाटी क्या होती है, ये दोनों ही घाटी हैं, घाटी के प्रकार हैं। गार्ज क्या है, जब ऐसे खड़े ढाल वाली घाटी बनती है तो उसे गार्ज कहते हैं, मैंने सिंधु गार्ज का उदाहरण दिया। कैनियन क्या है, कैनियन जब वी शेप का जो घाटी बनती है और बहुत ही गहरी होती है और जो कि अवसादी चट्टानों में अक्सर देखा गया बनती है, उसे कैनियन बोलते हैं। और इसी को वी, इसी प्रकार की संरचना को वी आकार की घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट आपने देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जल गर्तिका की। तो यहाँ पर आप ये एक चित्र देख पा रहे होंगे, पहाड़ है, पहाड़ से एक नदी निकल रही है। और जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो होता क्या है कि चूँकि गहराई ज़्यादा होती नहीं है नदियों में, और कई बार नदी के रास्ते में कुछ गर्त बन जाते हैं, कुछ गड्ढे। गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढे। उन गड्ढों में क्या होता है कि गोलाश्म, जैसे पत्थर यहाँ से जब आते हैं तो उनका आकार टूट टूट करके गोल हो जाता है। जैसे कोई चीज़ लुढ़कती है जल के साथ में तो उसका आकार गोल हो जाता है। तो ऐसे गोल आकार के पत्थर जो हैं इन गर्तों में फंस जाते हैं और जल इनके ऊपर से जा रहा होता है। तो ये गर्त जो हैं, ये जो गोल जो पत्थर की शिलाएं हैं गोलाश्म में, ये घूमते रहते हैं, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। और इस तरीके की संरचनाएं काफ़ी दूर तक दोनों हिस्सों में, नदी के दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ बन जाते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि नदियाँ अपने साथ कुछ महीन कण, कुछ बड़े कण, छोटे कण, सभी प्रकार के कण लेकर के, गाद, चीका, मिट्टी, ये सब जो है लेकर के चलती है। तो इन गर्तों में इन जो है ये मिट्टी भरती चली जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो हैं ये गर्त एक साथ मिल जाते हैं। और जब एक साथ मिलते हैं तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा ऊंचा हो जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा ऊंचा हो जाएगा, बीच से नदी बहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं इन्हीं को जल गर्तिकाएँ बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब ये जल गर्तिका जो है दूसरे रूप में भी अगर हम देखते हैं तो हमें जलप्रपातों में दिखाई देते हैं। कहाँ पर, जलप्रपात में, अर्थात जो झरने होते हैं। झरनों में देखा होगा कि जब ऊपर से पानी आता है और नीचे गिरता है धरातल पर, तो धरातल पर गिरने के बाद जिस जगह पर ये धारा गिरती, चूँकि ऊंचाई से आ रहा है पानी, जो जहाँ पे गिरेगी तो वहाँ पर गड्ढा तो बनाएगी ना। तो इस सीधी सी बात यह है कि जहाँ पर ये जल गिरता है वहाँ गड्ढानुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम नाम देते हैं अवनमित कुंड। तो ये भी एक प्रकार की जल गर्तिका ही है। ये जलप्रपातों में दिखाई देती है और ये नदियों में दिखाई देती है साफ साफ, ठीक है। जब धरातल पे ऐसे बह रही होती है क्षैतिज रूप में, और जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसे हम अवनमित कुंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जल गर्तिका और अवनमित कुंड दोनों को समझ लिया। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक संरचना है जिसे हम जलोढ़ पंख बोलते हैं, ठीक है, जलोढ़ पंख। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और जैसे जैसे पहाड़ से इसके बाद ढाल की तरफ बहती हैं, तो पहली बार जब पहाड़ों से वो बाहर निकलती हैं तो अपने साथ ढेर सारा जो है अवसाद, मतलब कंकड़ पत्थर ले करके जब चलती हैं, तो जब वो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करती हैं तो वो जो है फैल जाती हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, अगर उत्तर प्रदेश का भूगोल अगर हम बात करें, तो जब नदियाँ भाबर एवं तराई क्षेत्र में आती हैं, भाबर से जैसे ही नीचे उतरती हैं तो तराई क्षेत्र आ जाता है, नदी फैल जाती है, उनकी गहराई कम हो जाती है, दलदली भूमि वहाँ पर बन जाती है, तो नदियाँ फैल जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि नदियों का फैलना जो है वो कुछ इस प्रकार का, एक पंख की तरह नज़र आता है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके का नज़र आता है। और यहाँ पर ये जो है बहुत सारा जो है मिट्टी, बालू, कंकड़ का निक्षेपण करती हैं बाढ़ के मैदानों में, ऐसा देखा जाता है। इस प्रकार की पंखनुमा संरचना हमें मिलती है देखने को, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न मैंने बताया है कि जब पहाड़ों से नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख वहाँ पर बनते हैं। ये जलोढ़ पंख जब और आगे बढ़ते हैं, चूँकि नदियाँ अपने साथ पानी के साथ बहुत सारा जो मलबा है वो बहा करके ले चलती हैं। ये मलबा कई बार ऐसा होता है कि नदी के मुहाने पर ही सामने जमा हो जाता है, जिसकी वजह से, और चूँकि नदी की जो धारा है, जो उसकी चाल है, वो भी मंद हो चुकी होती है, तो ऐसे में उस मलबे को वो अपने सामने से झटका दे करके हटा नहीं पाती। तो ऐसे में होता क्या है कि वो रास्ता बदल देती है। अब जैसे अगर आप, उदाहरण के तौर पर मैं अगर बात करूं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो दो रास्ते हैं, या तो उसको आप अपने रास्ते से हटा दो,
है ना, और या तो फिर आप खुद उसके रास्ते से हट जाओ। तो नदियाँ आप जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भिड़ना नहीं पड़ेगा। आपको ये होगा कि भैया इससे अपने आप को बचाओ, कौन अपना समय और अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा, और हमारे पास समय भी कम है और इसके लिए एनर्जी भी कम है, तो हम खुद ही रास्ता बदल देते हैं। तो नदियाँ ऐसा ही करती हैं कि जब इसके सामने मलबा जमा हो जाता है तो ये अपने रास्ते भी बदल लेती हैं। लेकिन अब रास्ता बदलने के लिए एक साथ तो रास्ता बदलेगी नहीं, कई भी तरीकाओं में, कई टुकड़े में अपना रास्ता बदलती हैं। एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर आ गई नदी की। तो ऐसे में इनको हम बोलते हैं जल वितरिकाएँ। तो जलोढ़ पंख के बाद में जल वितरिकाएँ बनती हैं, ठीक है। तो ये जब नदी कई शाखाओं में विभक्त हो जाए तो वो जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम नदी जल वितरिकाएँ कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेल्टा। डेल्टा जैसी संरचना इसी जलोढ़ पंख की तरह ये भी बनती है, लेकिन इन दोनों के स्थानों में अंतर होता है। डेल्टा जो है आपने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा, इस प्रकार की आकृति जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो इसका नाम इसी डेल्टा की वजह से डेल्टा पड़ा है, और बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जैसे अब ये जल वितरिका बनी, एक जल वितरिका ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। अब ऐसा इसलिए होता है कि नदी जैसे जैसे मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों के बाद जब समुद्र तल से वो मिलना चाहती है तो वहाँ नदी का ढाल बहुत ही मंद हो जाता है। ऐसे में नदी कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, और ये वितरिकाएँ अक्सर जो हैं डेल्टा नुमा संरचना में होती हैं। अब जलोढ़ पंख और इसमें अंतर ये है कि ये डेल्टा जो हैं, ये डेल्टा समुद्र के मुहाने के करीब बनते हैं, जबकि जलोढ़ पंख जो है कहाँ बनते हैं, जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं, जब पहाड़ों से निकल करके पहली बार। ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ जो है, यहाँ पर मोटे कंकड़, छोटे बालू के कण, हर प्रकार की अवसाद यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा का जो मुहाना होता है, जैसे अब डेल्टा में इधर तो बड़े कंकड़ जो है, बड़े अवसाद आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे डेल्टा आगे बढ़ता है समुद्र की तरफ तो वहाँ पर चीका, गाद, बालू, बहुत ही महीन कण जो हैं वो मौजूद होते हैं और फैलते हैं समुद्र की तरफ, ठीक है। ये फ़र्क है डेल्टा में और इसमें जलोढ़ पंख में, ठीक है। तो डेल्टा कहाँ पर बनते हैं, बहुत सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि जब ढाल मंद हो जाता है नदियों का तो अपने सामने आने वाले अवसाद को हटा नहीं पाती, कई जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और उसके पश्चात जो है इस तरीके की संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पर संरचना दी गई है प्राकृतिक तटबंध, और एक यहाँ पर है विसर्पी रोधिका। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब नदियाँ बाढ़ के समय में आती हैं तो आपने देखा होगा कि अपनी बाढ़ के बाद देखेंगे तो उसकी अपनी अपना एक मार्ग होता है जहाँ पर वो निरंतर बहती हैं। बाढ़ के समय में वो फैलती हैं, और फैलने के बाद आपने दोनों तरफ देखा होगा कि एक नेचुरल जो है तटबंध बने मिलते हैं। नेचुरल तटबंध का मतलब है जैसे बाउंड्री बनी हो, जैसे दीवार खड़ी कर दी गई हो। तो कुछ ऐसे कृत्रिम तटबंध होते हैं, जैसे कि आपने जो बम्बा होते हैं, जो कुछ नहरें होती हैं, तो उसके आसपास क्या किया जाता है कि ऊंची एक बाउंड्री सी संरचना बना दी जाती है, कई बार उसके ऊपर रोड भी बना दी जाती है। तो वो क्या होते हैं, कृत्रिम तटबंध होते हैं। लेकिन प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, जब नदियाँ ऐसी संरचनाएं बनाएं, तो नदियाँ जब बाढ़ के समय में अपने साथ बहुत सारा ले करके आती हैं अवसाद, तो वो क्या करती हैं कि दोनों तरफ जो है उनका निक्षेपण करती हैं, ठीक है। जहाँ से चलती हैं वहाँ अपर्दन करती हैं, लेकिन बाढ़ वाले मैदान में ये निक्षेपण करती हैं, अर्थात अपने साथ लाए हुए अवसाद, मिट्टी, बालू और चीका, गाद, इस सब को क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं, जमा करती हैं। तो ऐसे जमा करने से दोनों तरफ जो है प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। प्राकृतिक एक तरीके से बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री का निर्माण होता है, और इसी के बगल में जो है कुछ रोधिकाओं का भी निर्माण होता है। रोधिकाएँ क्या हैं कि नदी के थोड़ा सा दूर होती हैं, जबकि प्राकृतिक तटबंध नदी के बिल्कुल दोनों साइड में होते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। तो इस प्रकार जो है प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि नदी विसर्प लिखा है, ये सांप जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये नदी है दोस्तों। तो नदियाँ जो है इस तरीके का विसर्प दो रीज़न से बनाती हैं। एक तो जब नदियों का ढाल मंद हो जाए तो ऐसे में वो फिर उनकी स्पीड कम हो जाती है, और वो क्या करती हैं, उनके आगे आने वाला जो अवसाद है उससे बचने के लिए वो अपने रास्ते को बदलती हैं, ठीक है। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी अगर भारत की बात की जाए तो कोसी नदी है, बिहार में जो बहती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा नदी विसर्प बनाती है, ठीक है। और दूसरा कारण होता है अब कोरियोलिस बल, पृथ्वी
के घूर्णन की वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से नदी विसर्प का निर्माण होता है। ये दूसरा रीज़न है, याद रखिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि नदी जब ऐसे अब नदी विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी सांप जैसी संरचना बनाए तो उसे नदी विसर्प कहते हैं। नदी विसर्प क्यों बनती है? कोरियोलिस बल की वजह से। और दूसरा, उसके सामने आने वाले अवसादों से बचने के लिए अपने रास्ते को बदल देती है, इस तरीके से सांप जैसी संरचना बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि आगे ये जो है इस तरीके की, पहले ऐसे बह रही थी, ये ऐसे, ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पर इसके साथ अपने साथ लाए गए ये अवसाद का निक्षेपण यहाँ पर कर देती है और ये मुहाना बंद हो जाता है यहाँ पर, और ये फिर इस रास्ते से बहने लगती है। तो यहाँ पर एक छाणन झील का निर्माण होता है। छाणन का मतलब जो छोड़ दी गई हो, ठीक है। तो यहाँ छाणन झील का निर्माण होता है और ये रास्ता पहले यहाँ से बहती थी, लेकिन बाद में रास्ता बदल करके यहाँ से बहने लगी, तो ये छाणन झील का निर्माण होता है, जिसे हम गोखुर झील या ओक्स बे लेक बोलते हैं। ओक्स बे लेक अंग्रेजी में, या गोखुर झील बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा भौगोलिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी आपको चित्र से समझ में तो आया ही होगा। एक चीज़ और बनती है नदियों में, कंदराएं, केव्स। ये केव्स का भी निर्माण होता है, कंदराओं का भी निर्माण होता है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका मुहाना है, यहाँ से जल जाएगा। तो यहाँ पर दो संरचनाएं देखने को मिलेंगे, एक स्टेलेक्टाइट और एक स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट सीधी सी बात है कि जब, अब ये कंदरा कैसे बनेगी? जैसे अब नदी जा रही है, नदी के सामने अगर कोई पहाड़ या कोई पहाड़ी आई, वो पहाड़ी कई सारे तत्वों से निर्मित होगी। तो जहाँ पर चूना पत्थर होगा, तो चूना पत्थर में जब वो जाएगा पानी, तो वहाँ पर वो घुल जाएगा, और आसपास कुछ कठोर चट्टानें पड़ जाती हैं, वो घुलती नहीं हैं। तो जो